हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ तक जो चैप्टर पढ़े उसमें इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे तो हमें करंट मिल रहा था, ज़्यादा करंट चाहिए उसके लिए हमने डॉपिंग किया और हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाए, एक था एन टाइप और दूसरा था पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे और माइनॉरिटी होल्स, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे? होल्स, और माइनॉरिटी थे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर हमारे पास दो टाइप के मतलब एन एंड पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। अब हमने उनको जोड़ के एक क्या बना दिया? डायोड बना दिया, जो पीएन जंक्शन डायोड भी हम बोल सकते हैं। तो वो क्या हुआ कि दोनों जुड़ गए जब, तो बीच में एक लेयर बन गया, डेप्लेशन लेयर, और कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो मूव नहीं कर रहा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है तब। फिर हमने क्या किया, हमारे पास ऐसा डायोड बन गया है जिसमें बीच में वो डेप्लेशन लेयर है और उसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसको क्रॉस करने के लिए हमने क्या किया? डायोड के साथ बैटरी कनेक्ट की। तो बैटरी जो है वो दो जो है वो तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक होगा फॉरवर्ड बायस और दूसरा होगा रिवर्स बायस। ओके, दो तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, देखिए जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन किया हमने तो हमने देखा कि जो करंट था वो करंट इजीली फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स N to P जा रहे थे और होल्स जो थे वो P to N आ रहे थे, और करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स N to P जाएंगे तो करंट किस तरफ जाएगा बोल सकते हैं? P to N। इसीलिए उसका जो सिंबल है उसमें एरो हमने P to N दिखाया है। और हमें जो करंट मिल रहा है वो मिली एम्पियर ऑर्डर में मिला कि हमने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो करंट वैसे वैसे बढ़ता गया, और हमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन था वो कैसा मिला? वो एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ता गया। वोल्टेज अगर हम बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए, तो करंट भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता गया। तो उसका मतलब हमें जो ग्राफ पर से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा? डायनेमिक, जिसे हम डेल्टा V बाई डेल्टा I से फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ फॉरवर्ड बायस के लिए। रिवर्स बायस में क्या हुआ? हमने बैटरी ऐसे कनेक्ट की थी कि जो P साइड था उसके साथ नेगेटिव था और N के साथ पॉजिटिव था, तो वहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर था वो बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स उसे इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर हमने बैटरी से उसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो N to P कभी भी नहीं जा सकते, तो वो ऑलवेज कैसे आएंगे? बैटरी की वजह से, जो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को P to N ही मूव करना पड़ेगा। और P जो टाइप सेमीकंडक्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? कम है, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो करंट उसकी वजह से हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सिर्फ माइक्रो एम्पियर में। तो हमें करंट पहले कांस्टेंट मिला जिसे हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट बताया। फिर एक वोल्टेज ऐसा आया कि जब बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए और एकदम से करंट बढ़ गया, जिसे हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला। नॉर्मली जो हमारा डायोड होता है उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज के लिए अप्लाई नहीं करते, नहीं तो वो पूरा जो है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है, इसलिए। ओके, तो अब तक आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास अगर आइडियल डायोड है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो उसमें से करंट फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स बायस में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, मतलब कि ज़ीरो है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो अब देखिए आपको ये भी पता है, आपने डायोड बना लिया, उसको आप अलग अलग कैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कैसे करंट फ्लो होगा वो भी अब आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा और रिवर्स बायस में नहीं होगा। ये दो चीज़ आपको पता है। तो अब हम ज़्यादातर जो हमारे पास सर्किट्स होती है उसमें हम ऐसे डायोड का यूज़ करते हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि एक डिवाइस हम बनाते हैं यूजिंग दिस डायोड, दैट इज़ अ रेक्टिफायर। देखिए पहले तो रेक्टिफायर करता क्या है, ये रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या है। हमारे पास AC एनर्जी है, AC मतलब आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट है ना,
मतलब एसी एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और उसके लिए जो हम सर्किट बनाते हैं उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। तो आज हम डायोड का यूज़ करके रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। तो मतलब हमारे पास एक जो है एक डिवाइस बन गई जिसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। देखिए आपको क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी वो आप समझ सकते हैं। आपको पता है कि एसी जो हमारे पास एनर्जी है वो इजीली अवेलेबल है, बहुत चीप है, और उसके हिसाब से अगर हम डीसी की बात करें तो वो ज़्यादा जो है उसमें हमें खर्च ज़्यादा होता है। देखिए आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, सपोज़ आप ऐसी बात करें कि आपके मोबाइल में कोई बैटरी लगी हुई है, क्योंकि आप उसे हर रोज़ चार्ज करते हैं, आपको पता है, तो अगर वो जो बैटरी इज़ डीसी, ओके, डीसी एनर्जी देती है वो, तो अगर वो हर रोज़ आपको चेंज करनी पड़े, जैसे वो बैटरी जो है उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आप उसे चार्ज करते हैं, तो अगर हर बार उसे चेंज करनी पड़ेगी तो आपका खर्चा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के लिए हम और दूसरी डीसी बैटरी का यूज़ नहीं करते। हम हमारे घर में जो एसी एनर्जी मिल रही है उसका ही यूज़ करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। कई चीज़ों के लिए हमें डीसी एनर्जी चाहिए, कई चीज़ चलाने के लिए, तो उसके लिए हमें एसी एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसे हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, और उसके लिए जो हमने सर्किट बनाई है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आई? तो आज हम दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। एक बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। एंड हम जो ये बनाएंगे वो होगा यूजिंग हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर। ओके, फर्स्ट आज हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए मैंने आपको बोला एसी एनर्जी को डीसी में कन्वर्ट करना है, मतलब इनपुट में हमें कैसी एनर्जी देनी है, ये कैसी एनर्जी है, एसी। ओके, मतलब हमारे घर में एसी मेंस हो गया जो, वही होगा 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर हम जो ये लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये जो पूरा ये जो हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये पूरी जो है उसका सिंबल है। और ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो आपको पता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए आप यूज़ करते हैं। उसका जो ये जो है इसे हम प्राइमरी बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। ओके, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उस पर से वोल्टेज जो है वो वोल्टेज डिसाइड हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्राइमरी जो है वो टर्मिनल पर जितने वोल्टेज होंगे उससे सेकेंडरी पर वोल्टेज कम होंगे। उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर। ओके, और ये जो पूरी प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है कि यहाँ पर करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से इसके साथ फ्लक्स जो है वो रिलेट होता है, और उसकी वजह से ये दोनों जो पॉइंट्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है, जो आप पार्ट 1 के चैप्टर्स में पूरा पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है पूरा वो हमारा ट्रांसफॉर्मर है। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए इतना ही दिमाग में रख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल आएगा, सपोज यहाँ पर ऐसा सिग्नल आता है ना, एसी सिग्नल, और तो यहाँ पर वो सिग्नल ऐसा आएगा, मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। ओके, तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये जो पूरा बनाना है हमें सर्किट, इसके लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डायोड होगा, यहाँ पर P है और यहाँ पर N। यहाँ पर हम एक लोड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं जिसे मैं RL से दिखा रही हूँ। ओके, और हम जो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो फाइंड करेंगे वो इन दोनों के बीच में, मतलब जो लोड अवरोध है उसके पैरेलल में फाइंड करेंगे, जो हमें कैसा मिलने वाला है, डीसी। ओके, आपको एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस इतना पता है कि एसी का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक
ऐसी सर्किट है तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने ये ड्रॉ किया ना उसमें इतना हाफ साइकिल बोल सकते हैं पॉजिटिव साइकिल, और इसे हम हाफ नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा तब ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव की तरह रहेगा, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ। फिर जो ये वाला साइकिल आएगा तब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब करंट इस तरफ फ्लो होगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो करंट की चेंज होती रहती है। ओके, जैसे साइकिल चेंज होती है ऐसे ऐसे डायरेक्शन भी चेंज होती है। लेकिन अगर हम डीसी एनर्जी की बात करें तो डीसी मतलब हम ऐसे बैटरी अगर दिखाते हैं तो आपको पता है उसमें ऑलवेज करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एसी और डीसी के बीच का मैंने आपको डिफरेंस समझाया। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या बात कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें, इसे कुछ नाम देते थे, इसे एक्स और इसे वाई बोल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहली जो चीज़ है हम यहाँ इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज कितने दे रहे हैं वो यहाँ दिखा देती हूँ। ये पॉइंट को ए बोल देते हैं और इसे बी बोल देते हैं। तो वोल्टेज एट पॉइंट ए, ओके, और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो मैंने बोला कि वो कैसा सिग्नल है हमारा, एसी सिग्नल। तो एसी सिग्नल कैसा होगा, ऐसा होगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा आउटपुट जो सिग्नल होगा मतलब अक्रॉस आरएल, वोल्टेज अक्रॉस आरएल कैसे मिलेंगे वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ जो है वो कैसा बनता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए अब क्या प्रोसेस होती है वो देखते जाइए। इनिशियली ऐसा हुआ कि पॉइंट 1 पर ऐसा पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा और बी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। अब आपको पता है कि अगर हमारे डायोड के P के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होता है और N के साथ नेगेटिव कनेक्ट होता है तो हमारा जो डायोड है वो अंडर फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो उसमें से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ए से स्टार्ट करते हैं तो ए से जाएगा डायोड, डायोड से जाएगा एक्स, एक्स टू जाएगा वाई, वाई से बी और फिर से कहाँ आ जाएगा ए पर। तो यहाँ से आई जितना अगर करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, आपको पता है। तो आई जितना करंट फ्लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें वोल्टेज मिलेगा। ओके, और वो कैसा होगा, जैसे जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होता है उतना ही हमें वोल्टेज मिलता है। तो वो जैसा इनपुट है वैसा ही हमारा आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर? देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये सेकंड क्या आया, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हुआ कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करंट ए टू बी फ्लो नहीं हो रहा, अब करंट बी टू ए फ्लो हो रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ए जो बी पॉइंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा और जो ए टर्मिनल है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए कि पी के साथ कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो P के साथ नेगेटिव है तो हमारा डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। और हम जानते हैं कि अगर डायोड रिवर्स बायस में अगर हमने रखा है तो उसका मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो I इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू 0। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब फिर कौन सा साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन की वजह से जो बी की कंपेयर में ए कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी नेगेटिव। तो P के साथ फिर पॉजिटिव आ गया तो करंट फ्लो होगा ऐसे, और करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज भी मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर नेगेटिव साइकिल आएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि डायोड रिवर्स बायस होगा। तो हर बार ऐसा ही होगा, जब जब पॉजिटिव साइकिल्स आते जाएंगे तब तब हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए इनपुट में हमने पूरा एक जो साइकिल दिया है तो
तो आउटपुट में हमें सिर्फ ड्यूरिंग हाफ साइकिल ही आउटपुट मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग ही हमें जो है वो आउटपुट मिल रहा है। उसका मतलब ये जो हमें इनपुट जो है उससे आउटपुट कैसा मिला हमें, तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग ही मिला, इसीलिए हम उसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और रेक्टिफिकेशन कैसा हुआ, तो ये पूरा जो हमारा सिग्नल था वो AC था और ये जो है वो DC है। DC क्यों है, ये पल्सेटिंग DC है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो DC क्यों है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। देखिए आप यहाँ पर कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन हर बार X to Y ही है ना, उसमें चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट है वो कैसा है, DC। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे आउटपुट मिल गया, ओके। और AC को DC में हमने कन्वर्ट किया। एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, आप MCQ में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं इसमें से कि अगर आप ऐसे बोले कि जो हमारा जो ये इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होगी, तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो भी 50 हर्ट्ज़ ही होगी। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जब यहाँ एक पूरा साइकिल ख़त्म हुआ, ओके, तो यहाँ पर एक ऑसिलेशन हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, एक पूरा साइकिल ख़त्म होता है तो एक ऑसिलेशन हुआ, तो उतने ही टाइम में देखिए यहाँ पर भी एक ऑसिलेशन हुआ, तो ऑसिलेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, सेम। मतलब इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी, ओके। तो ये जो तो हमारा वो था हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें आपने एक चीज़ नोट की कि हमारा जो हाफ जो साइकिल था नेगेटिव ड्यूरिंग तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, तो वो हमारा वेस्ट ही गया। इसीलिए हमें दोनों साइकिल के लिए अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। देखिए तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे वो चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। तो अब बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट तो सेम ही है, आपको पता है इनपुट में हमने कैसा इनपुट दिया है, ये AC, ओके। ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, ओके। देखिए यहाँ पर एक नहीं लेकिन हम दो डायोड का यूज़ करेंगे। एक को मैं डायोड D1 बोलती हूँ, तो दूसरा जो डायोड है उसका नाम हम रख देते हैं D2, ओके। दो डायोड है, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए। सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ सर्किट ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया और दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसके साथ हम जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसे कनेक्ट करते हैं और उसको फिर यहाँ से ले जाकर जो हमारा जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है उसके बीच में लगा देते हैं। मतलब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर हुआ वो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर हुआ। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है मतलब उसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इस तरफ हाफ है तो इस तरफ भी हाफ है, ओके। मतलब कि ये जो सेकेंडरी हमारा जो है उसके पास जितना वोल्टेज आएगा उससे दोनों जगह पर हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है उसका प्रिंसिपल है कि जो अगर नंबर ऑफ टर्न्स हाफ होते हैं तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है A और B अगर नाम देते हैं तो A और ये सेंटर टैप के बीच में जो जितने होंगे वोल्टेज उतने ही वोल्टेज किन दोनों के बीच में होंगे, सेंटर टैप और B के बीच में। दोनों के बीच में मतलब ऐसा होता है कि जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री होता है। मतलब A के वोल्टेज के पास ऐसा सिग्नल अगर आता है तो एट B वो जो सिग्नल है वो 180 फेज डिफरेंस के साथ आएगा। मतलब क्या होगा, पूरा ऐसा उल्टा सिग्नल आएगा, ओके। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्लियर।
ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा जो है उसे हम ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है वो हम देखते हैं, ये इसे हम x बोल देते हैं और इसे हम y बोल देते हैं, और दोनों के बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, आउटपुट वोल्टेज, जिसे हमें ग्राफ में यहाँ पर दिखाना है। ये होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज, या बोल सकते हैं आउटपुट सिग्नल। वो कैसा मिलेगा वो हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो देखिए। पहले आप ऐसे सोचिए कि ए के पास जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, और बी के पास जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए जो है उसके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो ए पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, तो बी जो होगा वो नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायोड D1 है वो उसके P के साथ पॉजिटिव है, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। और डायोड D2 देखिए P के साथ नेगेटिव, मतलब हमारा डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो आपको ये पता है कि रिवर्स बायस में उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। ओके, देखिए अब करंट की डायरेक्शन हम बात करें तो ए से करंट स्टार्ट होगा, वो डायोड D1 जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से वो जब जाएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक यहाँ पर जा सकता है और दूसरा यहाँ पर। लेकिन अगर करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ तो सर्किट कट हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ से कहाँ जाएगा, x टू y, यहाँ से फिर सेंटर टैप और फिर से a। समझ में आया? ये इसे आप ऐसे रख दें तो आपको पता चल जाएगा करंट किस तरफ जाएगा। देखिए पॉजिटिव टू, फिर वहाँ से वापस वहीं पर आना है। ए से स्टार्ट किया डायोड D1, वहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से कहाँ गए, x टू y, देन सेंटर टैप एंड ए। ओके, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इसे हम ग्राफ में ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, देखिए अब क्या आएगा, वहाँ पर ए के पास नेगेटिव हाफ साइकिल और बी के पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो बी जो है वो एज पॉजिटिव जो है वो बिहेव करेगा और ए होगा वो नेगेटिव होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि D1 ये हमें किसकी वजह से मिला है, बिकॉज ऑफ D1। ओके, देखिए अब ये जो हमारा डायोड D1 है वो रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि P के साथ नेगेटिव है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और D2 कैसा हुआ, फॉरवर्ड बायस। तो देखिए इसमें से करंट कैसे फ्लो होगा, B से कहाँ जाएगा, D2 से कहाँ जाएगा, x टू y, और यहाँ से फिर कहाँ आ गया, फिर से जो है वो सेंटर टैप और फिर से B। समझ में आ रहा है? जहाँ पर आपका ये जो जा रहा है पाथ उस पर ही चलते रहिए। तो फिर से मैं बताती हूँ, B से D2, वहाँ से x टू y, देन सेंटर टैप एंड फिर B। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिर से आपको आउटपुट मिला। किसकी वजह से मिला, ये D2 की वजह से। फिर क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल ए के पास, बी के पास नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ए जो होगा वो फॉरवर्ड बायस D1 होगा और D2 रिवर्स बायस। तो फिर से आपको करंट मिलेगा और आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे चलता जाएगा, ये D1 की वजह से मिलेगा और D2 की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो है वो दोनों साइकिल के ड्यूरिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब कि ये जो हुआ उसे हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसमें जो नेगेटिव था तब भी आपने इसी डायरेक्शन में क्यों बताया है, दिखाया है। उसकी वजह ये है कि आपने एक चीज़ नोट की, हर बार जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे लोड रेजिस्टेंस के अंदर से, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो x टू y ही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, y टू x नहीं हुआ। हर बार करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होती तो हमें नेगेटिव साइकिल में दिखाना पड़ता, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब कि पॉजिटिव जो डायरेक्शन है उसी एक ही डायरेक्शन में हम उसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमें दोनों साइकिल की ड्यूरिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के ड्यूरिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। इसलिए पूरा जो हमारा साइकिल है उसके ड्यूरिंग हमें आउटपुट मिला, इसलिए हम उसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी, डबल। देखिए इसमें क्या हुआ, एक ही ऑसिलेशन हुआ,
और उतने ही टाइम में यहाँ पर 2 बार ऑसिलेशन होते हैं, इसलिए ऑसिलेशन डबल हुए तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी हो जाएगी, डबल। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें जो आउटपुट मिला है वो प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जो है वो 5 वोल्ट की बैटरी है तो वो कांस्टेंट 5 वोल्ट ही देगी, मतलब उसका ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन ये जो हमें डीसी मिला है वो प्योर नहीं है, हम बोल सकते हैं ये पल्सेटिंग है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये पल्सेटिंग डीसी है। और अगर हमें प्योर डीसी चाहिए तो उसके लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उसे हम फिल्टर सर्किट्स बोलते हैं। फिल्टर सर्किट्स बनाने के लिए नॉर्मली हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और कैपेसिटर और लोड रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आप इंडक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको लोड रेजिस्टेंस के सीरीज़ में यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम जो हमारा फिल्टर जो हमारा सर्किट बनाने वाले हैं उसमें क्या होगा, वो हम कैपेसिटर यूज़ करके बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इनपुट में आपने एसी दिया था, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, हमारा रेक्टिफायर। ओके, तो रेक्टिफायर से हमें क्या आउटपुट मिला, डीसी मिला। ओके, और यहाँ पर हम एक कैपेसिटर रख देते हैं, उसके साथ हम एक लोड रेजिस्टेंस रख सकते हैं और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, प्योर डीसी। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ देखिए, शुरू में अगर हमने लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लगाया तो उसका मतलब ये हुआ कि रेक्टिफायर का हमें जो आउटपुट मिला, जो ऐसे कैसा हो रहा था, पल्सेटिंग था, है ना, ऐसे बढ़ रहा था घट रहा था, ऐसा हमें आउटपुट मिल रहा था। तो उसके ड्यूरिंग क्या होगा कि उसकी वजह से हमारे कैपेसिटर में से भी करंट फ्लो होगा, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाए फिर उसके साथ हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आपको पता है कि कैपेसिटर की वजह से इसमें से करंट फ्लो होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। और उसके जो लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है, आपको पता है टाइम कांस्टेंट जो है वो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, R इंटू सी, इसे हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बढ़ाने के लिए अगर हम C की वैल्यू बढ़ा दें तो भी टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर जो पीक है वहाँ पर ही, क्योंकि फिर कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता जाएगा, तो ये सिर्फ हमें ऐसा आउटपुट जो है वो मिलेगा, मतलब कि जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा होगा, ये डीसी मिलेगा। ओके, तो ये एक चीज़ ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी एक जो फॉर्मूला है, ऐसे भी मैं अगर आपको समझाऊँ तो आपको पता है कि कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो रिएक्टेंस हम 1/ओमेगा c लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ऐसे अगर हम लिखें तो आपको पता है कि एसी जो सिग्नल होती है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कैपेसिटर जो है उसमें से एसी जो सिग्नल है वो पास हो सकते हैं। ओके, लेकिन मैं डीसी की बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि डीसी जो होगा उसका ग्राफ ऐसा होगा, तो उसमें जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। क्यों? क्योंकि उसमें ऑसिलेशन होते ही नहीं है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसका जो रेजिस्टेंस हो गया कैपेसिटर का उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, तो वो कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर के अंदर से डीसी जो सिग्नल है वो पास नहीं हो सकते, तो सिर्फ एसी पास हो सकते हैं। तो यहाँ से एसी सिग्नल पास होते हैं तो उनको आप यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पर लोड अवरोध के अक्रॉस आपको प्योर डीसी सिग्नल मिल जाएंगे। ओके, तो आज हमने पढ़ा पूरा रेक्टिफायर। ओके, तो ये चीज़ भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे।